हेलो डियर स्टूडेंट्स, सीधी शिक्षा में आपका स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था अध्याय 13। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 11वीं जीव विज्ञान में अध्याय 14 पादपों में श्वसन, रेस्पायरेशन इन प्लांट्स। जितने भी जीव हैं, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो, है ना, चाहे पादप हो या फिर जंतु जगत के हो, सब सारे लोग क्या करते हैं अपने ऊर्जा को बनाए रखने के लिए, मतलब जो कार्य होते हैं या फिर उनकी जो बॉडी है वो रिएक्ट करती है, रिस्पॉन्स करती है। वो किसके जरिए रिस्पॉन्स करती है? ऊर्जा के जरिए रिस्पॉन्स करती है। और जो ऊर्जा होता है, ऊर्जा उत्पादन जो होता है वो किससे होता है? जो भोजन होता है ना, जो भोज्य पदार्थ जो जीव ग्रहण किए रहते हैं, चाहे वो पादप हो चाहे वो एनिमल्स हो, मतलब जंतु। ठीक है, तो जो भोज्य पदार्थ उन लोग ग्रहण किए रहते हैं, तो उसमें जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, है ना, उसका क्या होता है? भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। ऑक्सीकरण होने से क्या होता है कि वो ऑक्सीकरण जब भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है तो उसको क्या बोलते हैं? ऊर्जा उत्पादन। तो वो क्या होता है? श्वसन होता है। ठीक है, श्वसन क्या होता है? श्वास लेना ही जो होता है, सांस लेना हम लोग जिसको बोलते हैं, श्वसन करना ही क्या होता है? जीवत्व का सबसे बड़ा प्रमाण है। मतलब जो इंसान या फिर जो पादप या फिर जो जंतु है वो अगर जिंदा है तो वो निश्चित रूप से सांस लेगा। यदि अब वो सांस नहीं लेता है तो वो उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अगर मृत्यु होने के पश्चात ही मतलब उसकी जो बॉडी है वो रिएक्ट करना बंद कर देगी। सभी जीवों में जितनी भी क्रियाशीलता होती है, जैसे कि सक्रिय परिवहन, पेशीय संकुचन, तंत्रिका आवेग संचरण, कोशिका विभाजन, वृद्धि विकास, बीज अंकुरण आदि का निर्बाध जो होता है, उसको सबको सारे कार्यों को कंप्लीट करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, और जो ऊर्जा होता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जो भोज्य पदार्थ होते हैं उसके ऑक्सीकरण के द्वारा होता है। इसके लिए अगर हम लोग श्वसन को परिभाषित करते हैं तो किस प्रकार से कर सकते हैं? जीवित कोशिका या जीवों में होने वाले जो जीव द्रव्य नियंत्रण जो होता है, नियंत्रित भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण की, जो जीवित कोशिका होता है, जो सेल होता है, उसमें क्या होता है? जितने भी भोज्य पदार्थ स्टोर हुए रहते हैं वो स्टोर होते हैं, तो उसमें जीव द्रव्य का नियंत्रण होता है। जो जीव द्रव्य होता है वो नियंत्रित होता है। उसके साथ साथ ही क्या होता है? भोजन का ऑक्सीकरण होता है। वह प्रक्रिया जिसमें उसके अपचयन के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऊर्जा विमुक्त होती है उसे श्वसन कहते हैं। क्या बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऊर्जा विमुक्त होने को क्या बोलते हैं? श्वसन कहते हैं। श्वसन कैसे होता है कि देखो, कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज है C6H12O6 प्लस 6O2। जब श्वसन हम लोग ऑक्सीजन जब ग्रहण करते हैं या फिर कार्बन डाइऑक्साइड जब ग्रहण करते हैं तो क्या होता है? जब देखो पादप क्या करते हैं? ऑक्सीजन को बाहर विमुक्त करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, तो है ना, ऊर्जा के लिए। तो क्या करते हैं? जो ग्लूकोज होता है प्लस 6O2 जो ऑक्सीजन होता है उसमें निहित, वो क्या होता है? जब दोनों जुड़ता है, दोनों मिलता है, दोनों में संयोजन होता है तो क्या बनता है? 6CO2 प्लस 6H2O और एनर्जी रिलीज होता है। ठीक है, ऊर्जा जो होता है वो रिलीज होता है। श्वसन को हम लोग जैविक ऑक्सीकरण का उदाहरण भी बोल सकते हैं, है ना। इसमें ग्लूकोज जैसे भोज्य पदार्थ, प्रोटीन और वसा अम्लों के अणुओं कोशिका के भीतर ऑक्सीकरण होता है जिससे ऊर्जा मुक्त होती है। श्वसन में स्थितिज ऊर्जा का स्थानांतरण गतिज ऊर्जा में होता है। इसके क्रम में निर्जलीकरण एटीपी के रूप में संग्रहित होती है तथा आवश्यकता अनुसार विभिन्न उपापचयी क्रियाओं में उपयोग में लाई जाती है। जब श्वसन की क्रिया में कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं कार्बनिक अम्लों का उपयोग श्वसनीय माध्यम के रूप में होता है तो उसको क्या बोलते हैं? प्लावक श्वसन कहते हैं। अगर जीव द्रव्य प्रोटीन का उपयोग श्वसनीय माध्यम के रूप में होता है तो उसे क्या बोलते हैं? जीव द्रव्य श्वसन कहते हैं। बहुकोशिकीय जंतुओं में जो श्वसन होता है वो एक के रूप में श्वसन तंत्र कार्य करते हैं। मतलब देखो, एक कोशिकीय जीवों में कोई एक कोशिका में ही श्वसन का कार्य होगा, संपादित होगा, लेकिन जो एक कोशिका होता है उसी में होता है, लेकिन जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं उनमें क्या होता है? एक श्वसन तंत्र, एक पूरा सिस्टम जो होता है वो श्वसन के लिए, कार्य के लिए वो प्रोटोकॉल को संपादित करते हैं। ठीक है, इसलिए पादपों में जो श्वसन की प्रक्रिया होती है उसको कोशिकीय श्वसन कहते हैं। श्वसन जो होता है विखंडनकारी अभिक्रिया है, मतलब अपचयन होता है ना, उसमें जुड़ाव नहीं होता है, वो टूटता है। अपघटित अभिक्रिया भी बोल सकते हैं, इसको कैटाबॉलिक रिएक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट का विघटन CO एवं अन्य पदार्थों में स्थिति अनुसार होता है। अगर इसमें देखेंगे तो क्या होता है कि ऊर्जा जो होता है वो रिलीज होता है, मुक्त होता है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। क्या बोलेंगे? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। श्वसन जो होता है सभी प्रकार के कोशिकाओं में होता है, इसलिए श्वसन को कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं। प्रत्येक कोशिका में श्वसन द्वारा ऊर्जा मुक्त पदार्थ भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से प्राप्त होती है। इसमें कार्बनिक पदार्थों के विघटन से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को ADP को IP से जोड़ने पर प्रयुक्त हो जाती है।
अगर महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाक्रम देखेंगे तो इसके अनुसार क्या होता है, जीव विज्ञान के प्रारंभ के दिनों में श्वसन जो क्रिया थी जंतुओं से ही संबंधित माना जाता था। जो श्वसन था उसको सिर्फ जंतुओं में होता है ऐसा माना जाता था। फिर धीरे धीरे सीले नामक वैज्ञानिक ने जो था उन्होंने बताया कि जो बीज होते हैं उनमें भी श्वसन की, पौधों में जो बीज उत्पन्न होते हैं उनमें भी श्वसन की प्रक्रिया होती है, ठीक है, जिसमें क्या करता है वो ऑक्सीजन लिया जाता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ा जाता है। इस निष्कर्ष के कारण क्या हुआ, फिर सीले का जो रीजन था वो बहुत ज़्यादा सही नहीं लगा लोगों को, इसलिए वो फिर नहीं बताया गया। फिर बाद में पेपिस ने श्वास प्रक्रिया के बदले रेस्पिरेशन शब्द का प्रतिपादन किया, जैविक शब्दावली हेतु किया, ठीक है। फिर डी सौर सूर्य पाश्चर ने, फिर पाश्चर नामक वैज्ञानिक आया, उसके बाद उन्होंने ही, पाश्चर नामक वैज्ञानिक ने ही श्वसन को श्वसन नाम दिया था, जिसे श्वसन की प्रक्रिया को बताया था, प्रोसेस को बताया था। और श्वसन नाम किसने दिया था, श्रेय फ्लूगेर नामक वैज्ञानिक को जाता है। अगर श्वसन के प्रकार देखेंगे तो श्वसन के जो प्रकार, अच्छा, फिर फेस्पेर नामक वैज्ञानिक थे जो उन्होंने बताया कि ऑक्सी श्वसन क्या होता है, ऑक्सी होता है और अनऑक्सी श्वसन होता है। दोनों ही स्थितियों में श्वसन की पहली अवस्था समान होती है तथा पायरुविक अम्ल बनता है। इस क्रिया को क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है कि ऑक्सी श्वसन और अनऑक्सी श्वसन दोनों अलग अलग चक्र जो होते हैं, अलग अलग क्रियाएं होती है। ये जो चक्र होते हैं दोनों में ही क्या होता है, दोनों के एंड में क्या होता है, पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है। इसको क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। श्वसन के प्रकार, ऑक्सीजन की उपलब्धता या अनुपलब्धता तथा श्वसनीय पदार्थों के पूर्ण या अपूर्ण ऑक्सीकरण के अनुसार श्वसन को दो भागों में बांटा गया है, वायवीय श्वसन या ऑक्सी श्वसन तथा अवायवीय श्वसन या अनऑक्सी श्वसन के नाम से जाना जाता है। वायवीय श्वसन जो होता है उसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति जो होती है उसमें भोज्य पदार्थों का पूर्ण विघटन अर्थात ऑक्सीकरण होता है, जबकि अवायवीय श्वसन जो होता है उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होता है और इसमें भोज्य पदार्थों का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। श्वसन और दहन में अंतर क्या होता है, श्वसन अलग प्रक्रिया होती है और दहन कंबस्टन अलग प्रक्रिया होती है और रेस्पिरेशन अलग होती है। तो श्वसन क्या होता है कि यह सजीव कोशिका के जीव द्रव्य में होता है। श्वसन जो होता है वो किसमें होता है, सजीव कोशिका के जीव द्रव्य में। दहन जो होता है यह अकोशिकीय प्रक्रिया होती है। श्वसन जो होता है उसमें जैव रासायनिक तथा नियंत्रित प्रक्रिया होती है। जो श्वसन होता है उसमें क्या होता है, जैव रासायनिक और नियंत्रित प्रक्रिया, जबकि दहन जो होता है भौतिक रासायनिक तथा अनियंत्रित प्रक्रिया है। दहन क्या होता है कि भौतिक और रासायनिक दोनों प्रक्रिया होती है, उसके साथ साथ अनियंत्रित प्रक्रिया होती है। श्वसन जो होता है कि इसमें 50% से भी कम ऊर्जा ताप के रूप में निकलती है, जबकि दहन में ज़्यादातर ऊर्जा जो होती है वो ताप के रूप में बाहर निकल जाती है। श्वसन को अगर देखेंगे तो ये कम स्थितियों में प्रकाश ऊर्जा विमुक्त करती थी, जबकि दहन में क्या होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रकाश ऊर्जा विमुक्त होती है। श्वसन जो होता है सबसे अंत में ऑक्सीकृत होता है, जबकि दहन जो होता है प्रत्यक्ष तौर पर ऑक्सीकृत होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, श्वसन में इसके अनेक मध्यस्थ यौगिकों का निर्माण होता है, जबकि इस दहन में क्या होता है, मध्यस्थ यौगिक नहीं बनते हैं। जो श्वसन होता है इसमें अनेक एंजाइमों के कारण संपन्न होता है तथा इसके अंतर्गत एटीपी संश्लेषित होते हैं, जबकि दहन जो होता है इस प्रक्रिया की पूर्णता में एंजाइम भाग नहीं लेते और इस प्रक्रिया में एटीपी भी नहीं बनता है। श्वसनीय क्रियाधार या श्वसनीय माध्यम, श्वसन के क्रिया के प्रारंभ में जो रासायनिक पदार्थ भाग लेता है उसे श्वसनीय आधार कहते हैं। प्रायः हेक्सोज शर्करा अर्थात ग्लूकोज श्वसनीय क्रिया आधार के रूप में कोशिकाओं में प्रयुक्त होते हैं, ठीक है। श्वसन क्रिया के प्रारंभ में क्या होता है, जो रासायनिक पदार्थ होते हैं वो भाग लेते हैं तथा उसको श्वसनीय आधार कहते हैं। जैसे कि हेक्सोज जो होता है वो शर्करा के रूप में, ग्लूकोज जो होता है श्वसनीय क्रिया के रूप में कोशिका में प्रयुक्त होते हैं। ग्लूकोज जो होता है वो मोनोसेकेराइड की अनुपस्थिति में ओलिगोसेकेराइड एवं पॉलीसेकेराइड क्रिया हेतु उपयोग में लाई जाती है, लेकिन उन्हें एंजाइमों की सहायता से कोशिका को पहले मोनोसेकेराइड में परिवर्तित कर देती है। परिवर्तित जो मोनोसेकेराइड होती है वो आगे की प्रक्रिया में भाग लेती है। कार्बोहाइड्रेट की उपलब्धता नहीं होने की स्थिति में जो संचित वसा का है उसका उपयोग किया जाता है। श्वसनीय आधारों का श्वसन में योगदान, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स जो होते हैं उसमें फैट्स होगा, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होगा और प्रोटीन होगा। इसमें क्या होता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, इसमें सिंपल शुगर। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में तो क्या होता है, सिंपल शुगर होता है और उसके बाद जो प्रोटीन्स होता है उसमें अमीनो एसिड होता है, जिसमें तीनों में क्या होता है आखिरी में पायरुविक एसिड और एसीटोल का बनता है। इसमें क्या होता है, एसीटिल कोएंजाइम जो होता है वो क्रेब्स साइकिल को नियंत्रित करता है। क्लियर। फिर दूसरा है ऑक्सी श्वसन या वायवीय श्वसन। श्वसन का वह प्रकार जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है
है ना, उसको क्या बोलते हैं, उसमें भोज्य पदार्थों के संपूर्ण ऑक्सीकरण हो जाता है और CO2 और H2O का उत्सर्जित होता है, वायवीय श्वसन कहलाता है। यह कोशिका के साइटोप्लाज्म में तथा माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। ऑक्सीकरण निम्नलिखित 4 चरणों में पूर्ण होता है। कौन कौन से में, तो इसमें कौन कौन सी प्रक्रिया है, ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया, पायरुविक अम्ल का ऑक्सीकरण, ट्राइकार्बोक्सिलिक चक्र या क्रेब्स चक्र। देखो इसमें से ग्लाइकोलिसिस जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद करना पड़ेगा आपको। फिर क्रेब्स चक्र है वो भी इंपॉर्टेंट है। फिर चौथा है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन एवं इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण प्रक्रिया। चौथा क्या बोल रहा है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन एवं इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण प्रक्रिया। इसमें से ग्लाइकोलिसिस कोशिका द्रव्य में तथा बाकी के सभी माइटोकॉन्ड्रिया में संपादित होते हैं। क्या बोल रहा है कि जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होता है उसमें इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण की प्रक्रिया होती है। इसमें से ग्लाइकोलिसिस जो होता है कोशिका द्रव्य में होता है तथा जो बाकी का प्रक्रिया होता है जैसे कि पायरुविक अम्ल का ऑक्सीकरण, ट्राइकार्बोक्सिलिक चक्र या क्रेब्स चक्र, चौथा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन एवं इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण की प्रक्रिया, ये सब कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में संपादित होता है। ऑक्सी एवं अनऑक्सी श्वसन के बीच में समानता या अंतर। कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज जो होता है वो एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक, एरोबिक मतलब होता है वायवीय श्वसन, एनारोबिक मतलब होता है अनऑक्सी श्वसन, ठीक है, जिसमें वायु में दोनों में क्या होता है, पायरुविक एसिड का निर्माण होता है। इसमें क्या होता है, पायरुविक एसिड का निर्माण किसके से प्रेजेंट में होता है, वायवीय में, ऑक्सी श्वसन में ऑक्सीजन के प्रेजेंट में, और इसमें अवायवीय जो होता है इसमें ऑक्सीजन का अब्सेंट होता है, इसमें ऑक्सीजन जो होता है वो अब्सेंट होता है। इसके जब इसका जो कंक्लूजन होता है इसमें क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर बनता है और एनर्जी बनता है। इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, एथिल अल्कोहल बनता है और एनर्जी जो होता है वो 2 ATP के रूप में निकलता है। और इसमें जो होता है ऑक्सी श्वसन में ATP 38 ATP के रूप में निकलता है, ठीक है। ये अंतर को आप याद रखेंगे, ये अंतर आपको पूछा जाता है। ग्लाइकोलिसिस या PMP पथ, ठीक है, ग्लाइकोलिसिस को क्या बोलते हैं, PMP पथ भी कहा जाता है। यह क्रिया जो होती है कोशिका के कोशिका द्रव्य में पूर्ण होती है। इस क्रिया के फलस्वरूप क्या होता है, जो ग्लूकोज के अणु जो होते हैं वो क्रमबद्ध विघटित होते हैं। ग्लूकोज के अणु का विघटन को क्या बोलते हैं, और अपघटन को क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलिसिस या PMP पथ बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है, 2 अणु का निर्माण होता है। इसका खोज जो था एम्बेडे नामक और मेयरहाफ एवं पारनास नामक वैज्ञानिक ने किया था। अतः ग्लाइकोलिसिस को EMP क्या बोलते हैं, EMP पथ बोलते हैं। ग्लाइकोलिसिस एक प्रकार का ऑक्सीकरण है जिसमें ऑक्सीजन का उपयोग नहीं होता है। इसमें ऑक्सीकरण जो होता है वो हाइड्रोजन परमाणु मुक्त होने से होता है, इसलिए इसे डिहाइड्रोजिनेशन की अभिक्रिया भी कहते हैं। ऑक्सीजन का मुक्त होने से जो क्रिया होती है उसको क्या बोलते हैं, डिहाइड्रोजिनेशन अभिक्रिया। इसका जो प्रारंभिक पदार्थ होता है 6 कार्बन युक्त अणु के रूप में ग्लूकोज में होता है। इसका नित्य पदार्थ के रूप में 3 कार्बन वाला यौगिक जो होता है वो पायरुविक अम्ल के 2 बनने से होता है। प्रत्येक ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, फास्फोरिलेशन जो अणु होते हैं उसका अभिक्रिया के अंतर्गत 2 ATP का उपयोग होता है। इस प्रक्रिया में जब 2 अणु जो होते हैं, देखो सबसे शुरू क्या होता है, जो ग्लूकोज के अणु होते हैं, है ना, ग्लूकोज पे जो 6 कार्बन होते हैं उसका ग्लूकोज के रूप में विघटन, ग्लूकोज का 6 अणु वाले जो कार्बन होते हैं उसका विघटन होता है, ठीक। इसके बाद क्या बनता है, 3 कार्बन वाला यौगिक बन जाता है जिसको क्या बोलते हैं, पायरुविक एसिड बोलते हैं, ठीक। उसके बाद ये 2 में टूट के क्या होगा, पायरुविक एसिड का निर्माण कर लिया। फिर क्या होता है, जब ग्लाइकोलिसिस होता है तो उसमें फॉस्फोरिलेशन होता है और इसके अंतर्गत 2 ATP का उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया में जब 2 अणु के 1,3 डाइफास्फोग्लिसरिक अम्ल से 3 फास्फोग्लिसरिक अम्ल बनता है। क्या बनता है, 1,3 डाइफास्फोग्लिसरिक अम्ल से 3 फास्फोरिक ग्लिसरिक अम्ल बनता है तथा कुल 2 ATP का निर्माण होता है। इसी तरह 2 अणु के फॉस्फोएनॉल पायरुवेट से जब 2 अणु एनॉल पायरुविक अम्ल बनता है, फिर इसके बाद क्या होता है, जो फास्फोग्लिसरिक अम्ल बनता है उसके 2 अणु फास्फोएनॉल पायरुवेट से क्या बनता है, 2 अणु एनॉल पायरुविक अम्ल बनता है। तब कुल 2 ATP का निर्माण होता है। कितना का निर्माण होता है, 2 ATP का। अतः केवल ग्लाइकोलिसिस इस प्रक्रम में 4 ATP से 2 ATP = 2 ATP का निर्माण होता है। पहले क्या होता है, 4 ATP होता है, 4 ATP - 2 ATP हो गया तो क्या होगा, = 2 ATP। 2 अणु 3 फास्फोग्लिसरल्डिहाइड से 2 अणु 1,3 डाइफास्फोग्लिसरिक अम्ल के निर्माण के क्रम में 2 अणु NADH+
बनता है तो NADH2 भी बनता है ना। प्रत्येक NADH2 अणु से इलेक्ट्रॉन अभिक्रमण के क्रम में 3 ATP अणु का संश्लेषित होता है। जो NADH2 जो होता है उसमें क्या होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन का अभिगमन होता है और इलेक्ट्रॉन के अभिगमन से क्या बनता है, 3 ATP अणु संश्लेषित होते हैं, अर्थात प्रत्यक्ष रूप से 6 ATP और ग्लाइकोलिसिस के क्रम में संश्लेषित होता है। ग्लाइकोलिसिस जो होता है वो एक प्रकार का ऑक्सीकरण है जिसमें ऑक्सीजन का उपयोग नहीं होता है, बल्कि ऑक्सीकरण जो होता है वो हाइड्रोजन में मुक्त होने से होता है, इसलिए इसको डिहाइड्रेशन भी कहते हैं। क्लियर। ग्लाइकोलिसिस के चरण, प्रथम में क्या होगा, फास्फोरीकरण होगा। तो इसमें क्या होता है, ग्लूकोज जो होता है उसका एक अणु ATP से अभिक्रिया करके ग्लूकोज के 6 अणु में परिवर्तित हो जाता है, ग्लूकोज 6 फास्फेट के रूप में बन जाता है। फिर है समावयीकरण, ग्लूकोज 6 फास्फेट समावयीकरण के कारण फ्रक्टोज 6 फास्फेट बनता है। क्या बनता है, ग्लूकोज का 6 फास्फेट समावयीकरण होता है, आइसोमराइजेशन होता है, जिसके कारण क्या बनता है, फ्रक्टोज का 6 अणु बनता है। ये हो गया। नेक्स्ट आपका द्वितीय फास्फोरीकरण होगा। इसमें क्या होता है, फ्रक्टोज के जो 6 अणु होते हैं, फ्रक्टोज 6 फास्फेट का एक अणु होगा जो ATP से क्रिया करता है और ATP से क्रिया करके क्या बनाता है, फ्रक्टोज काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में फास्फोफ्रक्टोज काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में फ्रक्टोज 1,6 डाई फास्फेट और ADP का निर्माण होता है। फिर चौथा चरण इसका हेक्सोज शर्करा का विदलन, स्प्लिटिंग ऑफ हेक्सो शुगर। फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट जो होता है विभक्त होकर 3 कार्बन यौगिक के रूप में 3 फास्फोग्लिसरिक अम्ल का निर्माण करते हैं। ठीक है, जिसके एक अणु से ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट अर्थात डाइहाइड्रोक्सीटेन फास्फेट एसीटोन में फास्फेट में बदल जाता है। डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट में समावयीकरण के द्वारा 3 फास्फोग्लिसरल्डिहाइड में परिणित हो जाता है। फास्फोग्लिसरल्डिहाइड का निर्माण, प्रत्येक 3-फास्फोग्लिसरल्डिहाइड कोशिका में उपस्थित फास्फोरिक अम्ल के एक फास्फेट से जुड़कर तथा NAD को अवकृत कर 1,3 डाइफास्फोग्लिसरिक अम्ल में बदल जाता है। क्या बोला कि फास्फोग्लिसरल्डिहाइड का जो निर्माण होता है उसमें क्या होगा कि प्रत्येक 3-फास्फोग्लिसरल्डिहाइड कोशिका में उपस्थित जो कोशिका होता है उसमें 3 फास्फोग्लिसरल्डिहाइड जो होगा कोशिका में उपस्थित होता है और फास्फोरिक अम्ल जो होता है उसके एक फास्फेट से जुड़कर तथा NAD को अवकरित कर क्या बना देता है, 3 डाइफास्फोग्लिसरिक अम्ल में चेंज हो जाता है। इसके क्रमिक चरण इस प्रकार के हैं, इसको EMP पथवे भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, EMP पथवे। अभी हम लोगों ने जितना पढ़ा उसको लाइन से हम लोग याद करेंगे और इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसका कहाँ से शुरू होता है, ग्लूकोज से शुरू होता है और एंड में क्या बनता है, पायरुविक एसिड का निर्माण होता है। ठीक है, देखो अब 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा। अब ये 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड, ये 3 फास्फोग्लिसरिल एसिड में क्या होता है, इसको अलग अलग करके इस टाइप से पढ़ेंगे ना तो अच्छे से याद होगा, फिर उसको बना देंगे तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। क्लियर। 1,3 डाइफास्फोग्लिसरल्डिहाइड का प्रत्येक अणु जो होता है एक ADP से क्रिया करता है तथा 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड का निर्माण करता है। फास्फोग्लिसरिक एसिड जो है वो ATP से क्रिया करके 2 फास्फोग्लिसरिक अम्ल का निर्माण करता है और 3 फास्फोग्लिसरिक अम्ल अणु आंतरिक पुनर्विन्यास के कारण 2 फास्फोग्लिसरिक एसिड में आंतरिक विन्यास जो होता है उसका चेंज होता है, परिवर्तित होता रहता है, जिसे 2 फास्फोग्लिसरिक एसिड में चेंज हो जाता है। फास्फोइनॉल पायरुविक अम्ल का निर्माण 2 फास्फोग्लिसरिक अम्ल एनोलेज एंजाइम की उपस्थिति में एक अणु जल खोकर फास्फोइनॉल पायरुवेट में बदल जाता है। जो फास्फोइनॉल पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है, फास्फोइनॉल पायरुविक अम्ल जो होगा उसका निर्माण जो होता है वो 2 फास्फोग्लिसरिक अम्ल एवं एनोलेज एंजाइम की उपस्थिति में, एनोलेज एंजाइम जो होगा उसकी उपस्थिति में क्या होता है, एक अणु जल खोता है, एक अणु जल खोकर क्या बना लेता है, फास्फोइनॉल पायरुवेट में चेंज हो जाता है। फिर है इनॉल पायरुविक अम्ल का निर्माण। इनॉल पायरुविक अम्ल में क्या होता है कि फास्फोइनॉल पायरुविक अम्ल एक ATP अणु को फास्फेट समूह को प्रदान करते हैं तथा एनॉल पायरुविक अम्ल में बदल जाता है। क्या में बदल जाता है, एनॉल पायरुविक एसिड में चेंज हो जाता है। और सबसे आखिरी में है इसका कि पायरुविक एसिड का निर्माण। ठीक है, एनॉल पायरुविक अम्ल जो होता है उसका समावयीकरण होता है, मतलब क्या होता है, उसका विन्यास जो होता है वो चेंज होता है, एक दूसरे में समाते हैं। उसके फलस्वरूप क्या होता है, वो पायरुविक अम्ल को पायरुविक अम्ल या फिर कीटो पायरुविक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पे फाइनल आपका जो ग्लाइकोलिसिस का क्रिया है वो यहाँ पे खत्म होता है। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस का गुण क्या होता है, ग्लूकोज के एक अणु से पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं का निर्माण करते हैं।
ग्लूकोज का। फर्स्ट में क्या होगा, पहला चरण ग्लूकोज के एक अणु से पायरुविक अम्ल के 2 अणु का निर्माण होता है। ठीक है, इस क्रिया में ऑक्सीजन जो है भाग नहीं लेता है, इसमें ना ही CO उत्सर्जित करता है। संपूर्ण ग्लाइकोलिसिस में 4 - 2 4 ऋण 2 = 2 ATP प्रत्यक्ष रूप से 6 ATP 2 NADH2 = 2 × 3 ATP परोक्ष रूप से प्राप्त होता है। अर्थात ATP के संबंध में ग्लाइकोलिसिस के प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से 8 ATP की प्राप्ति होती है। ग्लाइकोलिसिस को देखेंगे तो एक नज़र में देखेंगे तो क्या है कि ग्लूकोज का एक अणु जो होता है उसमें 6 कार्बन होते हैं, कुल उत्पादन है ना। ATP के 2 अणु होते हैं, ADP के 4 अणु होते हैं, NADP के 2 अणु होते हैं और 2 कार्बनिक फास्फेट होते हैं। इसमें कितने चीज़ों की लागत होती है, ये सब उत्पादन क्या होता है, पायरुविक अम्ल के 2 अणु का निर्माण होता है जो 3C यौगिक वाले होते हैं। ATP के 4 अणु का निर्माण होता है जिसमें 2 ADP होते हैं, NADH2 के 2 अणु बनते हैं और 2 H2O बनते हैं। अगर लाभ देखेंगे तो लाभ इसमें है कि ATP के 2 अणु का निर्माण होता है और NADH2 के 2 अणु का, H3PO4 के भी 2 अणु का निर्माण होता है, H3PO4 के 2 अणु का भी निर्माण होता है। ग्लाइकोलिसिस की संपूर्ण क्रिया को निम्नलिखित समीकरण द्वारा समझ सकते हैं। पहला देखो ग्लूकोज है, ग्लूकोज में अगर 4 ADP एडेनोसिन डाइफॉस्फेट करते हैं तो इसमें क्या बनता है 2H3PO4 का निर्माण होता है, जिसमें से +2 NAD मिलाते हैं, +2 ATP मिलाते हैं तो क्या बनता है पायरुविक एसिड या फिर कीटो पायरुविक एसिड का निर्माण होता है, जिसमें फिर +4 ATP जो है वो ऊर्जा संश्लेषित होती है और 2 NADH2 +2 ADP का निर्माण होता है। नेक्स्ट है आपका पायरुविक अम्ल का ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड। जो ग्लाइकोलिसिस का क्रिया होता है उसके पश्चात क्या होता है, ग्लूकोज से जब पायरुविक अम्ल का निर्माण हुआ तो ये तो संपूर्ण हो गया ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया। उसके पश्चात क्या स्टार्ट होता है, क्रेब्स चक्र, क्रेब्स साइकिल जो होता है वो स्टार्ट होता है। इसके लिए क्या होता है, एसिटिल को एंजाइम में बदलना अति आवश्यक हो जाता है। क्रेब्स साइकिल शुरू होने से पहले क्या होता है, जो पायरुविक अम्ल होता है उसका ऑक्सीकरण होता है और उसको को एंजाइम में एसिटिल को एंजाइम में चेंज करना जरूरी होता है। एसिटिलेशन भी कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं इस प्रक्रिया को, एसिटिलेशन कहते हैं। ठीक है, इस क्रम में क्या होता है कि पायरुविक अम्ल से CO2 का एक अणु निष्कासित भी होता है, अतः इसे पायरुविक अम्ल का डिकार्बोक्सिलेशन भी कहते हैं। जो आपका क्रेब्स साइकिल, ग्लाइकोलिसिस से क्रेब्स साइकिल जो है उसके बीच में क्या होता है, जो पायरुविक अम्ल है उससे CO2 का एक अणु का भी निष्कासन होता है, CO2 का एक अणु निकलता है, अतः इसे क्या बोलते हैं पायरुविक अम्ल का डिकार्बोक्सिलेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं, पायरुविक अम्ल का डिकार्बोक्सिलेशन। इस क्रम में क्या होता है कि एसिटिल कोएंजाइम जो होता है वो ग्लाइकोलिसिस तथा क्रेब्स चक्र जो होता है उसके बीच संयुग्मन सेतु कनेक्टिंग लिंक की तरह कार्य करता है। पायरुविक अम्ल का एसिटिल कोएंजाइम में परिवर्तन संभवतः माइटोकॉन्ड्रिया के माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है। पायरुविक अम्ल का जो एसिटिल कोएंजाइम में चेंजेस होता है वो किसमें होता है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है। यह अभिक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में तो होती है, परंतु यह प्रक्रिया जो है क्रेब्स चक्र का भाग नहीं होती है, बल्कि एसिटिल कोएंजाइम जो होता है क्रेब्स चक्र में प्रवेश कर उसे क्रियाशील बनाता है। यह है एसिटिल कोएंजाइम का वसा उपापचय तथा प्रोटीन अपचय। ग्लाइकोलिसिस में 2 अणु पायरुविक अम्ल के बनते हैं, जो ग्लाइकोलिसिस है ना, अतः पायरुविक अम्ल के ऑक्सीकरण से 2 NADH2 तथा यानी 6 ATP की प्राप्ति परोक्ष रूप से होती है। तीसरा है क्रेब्स साइकिल। अब तीसरा प्रोसेस है आपका क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स चक्र या ट्राइकार्बोक्सिलिक अम्ल। क्रेब्स साइकिल में क्या होता है, ट्राइकार्बोक्सिलिक साइकिल भी कहते हैं। सर हैंस एडोल्फ क्रेब्स ने सर्वप्रथम एसिटिल को एंजाइम के डिकार्बोक्सिलेशन की प्रक्रिया का प्रोसेस बताया, वर्णन बताया, जिसको क्या बोलते हैं, क्रेब्स साइकिल। जो आपका एसिटिल कोएंजाइम पहले बना रहता है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, उसमें क्या होता है, उसको अगर करते हैं तो डिकार्बोक्सिलेशन की प्रक्रिया होती है, जिसको क्या बोलते हैं उन्होंने, उस वैज्ञानिकों ने नाम दिया उसको क्रेब्स चक्र। यह क्रिया जो है एसिटिल कोएंजाइम का माइटोकॉन्ड्रिया में मैट्रिक्स में स्थित ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल के द्वारा क्या करते हैं, ग्रहण किए जाने से प्रारंभ होता है, तथा एसिटिल कोएंजाइम ए से चक्रीय अभिक्रिया के फलस्वरूप, जब एसिटिल कोएंजाइम है उसमें चक्रीय प्रक्रिया होता है तो उसके क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन तथा NADH2 तथा FADH2 एवं CO एंजाइम की प्राप्ति होती है। इस चक्र में सभी मध्यस्थ रसायन जो होते हैं कार्बनिक अम्ल की प्रकृति वाले होते हैं। जितने भी रसायन होते हैं है ना, वो किसके होते हैं, अम्ल प्रकृति के होते हैं, इसलिए इसे कार्बनिक अम्ल चक्र भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ऑर्गेनिक एसिड साइकिल। इसके क्रम में बनने वाला जो प्रथम स्थायी उत्पाद होता है ना, जो इस क्रम में बनने वाला जो प्रथम स्थायी उत्पाद होता है उसको क्या बोलते हैं, साइट्रिक अम्ल। इसे साइट्रिक अम्ल चक्र भी कहते हैं। क्रेब्स साइकिल को क्या बोलते हैं, सिट्रिक अम्ल चक्र भी कहते हैं। साइट्रिक अम्ल में 3 कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह उपस्थित होते हैं, इसलिए इसे
ट्राइस कार्बोक्सिलिक एसिड चक्र भी कहते हैं। ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स चक्र में क्या अंतर होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ग्लाइकोलिसिस जो होता है वो कोशिका द्रव्य में होता है, जबकि क्रेब्स चक्र जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है। ठीक है, इसमें ग्लाइकोलिसिस में ऑक्सीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति में अलग अलग होता है। इसमें क्या होता है, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही होगा क्रेब्स साइकिल। जो ग्लाइकोलिसिस होता है इसके चरण एक रेखीय पथ का प्रदर्शन करते हैं, जबकि क्रेब्स साइकिल जो होता है वो चक्रीय रूप को प्रदर्शित करता है। ग्लाइकोलिसिस जो होता है इसकी क्रिया में ग्लूकोज अणु प्रारंभिक माध्यम होता है, उसके विखंडन से पायरुविक अम्ल के 2 अणु बनते हैं। इस क्रिया का प्रारंभिक माध्यम एसिटिल कोएंजाइम होता है तथा विखंडित होकर CO2 तथा H2O का निर्माण करता है। इस क्रिया में ग्लाइकोलिसिस में CO2 का विमुक्तिकरण नहीं होता है, जबकि क्रेब्स साइकिल में CO2 विमुक्त होता है। ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया के अंतर्गत ग्लूकोज से 2 ATP के अणु और 2 NADH2 के अणु का निर्माण होता है, जबकि क्रेब्स साइकिल में क्या होता है, एसिटिल कोएंजाइम A के 2 अणु 6 NADH2 के तथा 2 FADH2 एवं 2 ATP उत्पन्न होता है। ग्लाइकोलिसिस जो होता है उसमें ऑक्सीजन अंततः ऑक्सीकारक के रूप में क्रियाशील नहीं होता, जबकि क्रेब्स चक्र में क्या होता है, पूर्णतः ऑक्सीजन अणु के अंततः ऑक्सीकारक के रूप में क्रियाशील होने के कारण ही होता है। ग्लाइकोलिसिस जो होता है इलेक्ट्रॉन संवहन से नहीं जुड़ा होता है, जबकि क्रेब्स चक्र जो होता है वो इलेक्ट्रॉन संवहन से जुड़ा होता है। ग्लाइकोलिसिस क्या होता है, इसमें सबस्ट्रेट ग्लूकोज होता है, जबकि इस सबस्ट्रेट मतलब जो स्टार्टिंग कहाँ से होता है, ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज से स्टार्ट होता है और एंड में पायरुविक एसिड बनता है, जबकि क्रेब्स चक्र जो होता है इसका सबस्ट्रेट क्या होता है, एसिटिल कोएंजाइम होता है। क्रेब्स चक्र के चरण पढ़ेंगे, प्रोसेस है ना। संघनन, एसिटिल कोएंजाइम 4 कार्बन अणु युक्त एक्जेलो एसिटिक अम्ल एवं 1 अणु जल संयोजन से क्या बनाते हैं, 6 कार्बन परमाणु युक्त साइट्रिक एसिड का निर्माण करते हैं। ये हो गया। और इसमें फिर है दूसरा समावयीकरण, आइसोमराइजेशन। इसमें क्या होता है कि जो सिट्रिक एसिड होता है उसका क्या होता है, आणविक परिवर्तन होता है, एकोनाइटेज होता है, जिसमें क्या होता है, बदल देता है। यह 2 पद वाली अभिक्रिया है। जो आयरन रखने वाले एंजाइम जो होते हैं उसको एकोटिनेज में होता है, जबकि है ना जो आयरन रखता है ना वो किसके कारण होता है, एकीटोनेज के कारण होता है, जो सिस एकोनेटिक एसिड में प्लस H2O में जुड़ा रहता है। फिर है आपका निर्जलीकरण, साइट्रिक अम्ल का एक अणु जो होता है, सिट्रिक अम्ल का वो एक अणु जो होता है जल को खो देता है और क्या बना देता है, एकोनेटिक अम्ल सिस एकोनेटिक एसिड बनाता है जो एंजाइम से जुड़ा रहता है। फिर है पुनर्जलन योजन, रिहाइड्रेशन बोलते हैं। सिक एकोटिनिक अम्ल इस बार जल योजन करके आइसोसिट्रिक अम्ल में बदल जाता है। फिर दूसरा है ऑक्सीकरण, विकार्बोक्सीकरण। आइसोसाइट्रिक अम्ल जो होता है 2 परमाणु हाइड्रोजन को मुक्त कर NAD को अपने में अवकृत कर स्वयं ऑक्जेलोसैक्सेनिक अम्ल में तथा NADH2 में बदल जाता है। तीसरा ऑक्सीकरण विकार्बोक्सीकरण है। इसमें क्या होता है, ऑक्जेलोसैक्सेनिक अम्ल जो है एक CO2 को मुक्त कर 5 कार्बन परमाणु युक्त अल्फा कीटोग्लूटेरिक अम्ल बनाता है। क्या बोला, तीसरा ऑक्सीकरण जो होता है, तीसरा ऑक्सीकरण विकार्बोक्सीकरण जो होता है उसमें क्या होता है, ऑक्जेलोसैक्सेनिक अम्ल का एक CO2 को मुक्त कर 5 कार्बन जो ऑक्जेलोसैक्सेनिक अम्ल जो होता है उसमें एक CO2 जो होता है उसको मुक्त कर देता है और 5 कार्बन परमाणु युक्त अल्फा कीटोग्लूटेमिक अम्ल का निर्माण करता है। फिर जो अल्फा कीटोग्लूटेमिक अम्ल जो होता है वो कोएंजाइम से क्रिया करता है और कोएंजाइम से क्रिया करने के पश्चात क्या करता है, CO2 को मुक्त कर देता है। अगर सबस्ट्रेट स्तर पर देखेंगे तो ATP और GTP जो होता है उसका संश्लेषण सक्सिनाइल को एंजाइम जल से अभिक्रिया करके करता है तथा इस क्रम में GTP का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, GTP का। 6 नंबर है आपका डिहाइड्रोजनीकरण ऑक्सीकरण। डिहाइड्रोजनीय ऑक्सीकरण क्या होता है, सक्सिनिक अम्ल हाइड्रोजन के 2 परमाणु का विमुक्त करता है जिससे FAD अवकृत होता है और फ्यूमेरिक अम्ल की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है, फ्यूमेरिक एसिड तथा FADH2 की प्राप्ति होती है। फिर है जल योजन हाइड्रेशन, फ्यूमेरिक अम्ल एक अणु जल का उपयोग करके मैलिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। जो फ्यूमेरिक एसिड का निर्माण हुआ है एक अणु जल के साथ क्रिया करता है और मैलिक अम्ल में चेंज हो जाता है। फिर है डिहाइड्रोजनीकरण ऑक्सीकरण, मैलिक अम्ल जो होता है वो 2 हाइड्रोजन परमाणु को मुक्त करता है तथा NAD को NADH में अवकृत कर देता है तथा स्वयं ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल में परिवर्तित होकर क्या करता है, क्रेब्स चक्र को पूर्णतः प्रदान करता है। इस क्रिया में जो बना ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल जो होता है वो एक नए चक्र को आरंभ करने के लिए एसिटिल कोएंजाइम से जुड़ने के लिए उपलब्ध हो जाते हैं।
ये माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन के चरण। पाइरुवेट कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर पाइरुवेट डीकार्बोक्सिलेशन भी बोलते हैं इसको, और उसके साथ साथ क्रेब्स साइकिल भी बोलते हैं। ठीक है, हम लोगों ने जितना पढ़ा, जितने भी चरण पढ़े वो चरण लाइन से है। देखो पायरुविक एसिड से क्या बना, एसिटिल कोएंजाइम बना, ये क्या हुआ कोशिका के बाहर में वो माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ सिट्रिक एसिड आया, 6 कार्बन लिया, सिट्रिक सिंथेसिस हुआ, इसमें H2O बाहर निकला, एकोटिनेज हुआ, फिर एकोटिनेज हुआ, आइसोसिट्रेट हुआ, डिहाइड्रोलेज हुआ, है ना। ये जितना भी हम लोगों ने चरण पढ़ा उसको एक सर्कल के रूप में लिख दिया रिएक्शन को। क्लियर। इसके बाद है इसका महत्व। इसमें क्या होता है, सभी हाइड्रोजन परमाणु जो होते हैं वो विभिन्न हाइड्रोजन ग्राहियों जैसे NAD, FAD तथा साइटोक्रोम B, C, AA द्वारा ग्रहण किए जाते हैं तथा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट श्रृंखला में प्रवेश करते हैं तथा ATP संश्लेषण को संभव बनाते हैं। क्रेब्स चक्र के मध्यस्थ रसायन विभिन्न प्रकार के कार्बनिक पदार्थों को क्या करते हैं, एंजाइम A वसीय अम्ल और एरोमेटिक यौगिकों को कैरोटेनाइजर्स तथा जिग्रेलिन्स के संश्लेषण के लिए आधार का कार्य करते हैं। यह हेक्सो शर्करा, कार्बोहाइड्रेट, अमीनो अम्ल तथा वसा के ऑक्सीकरण का सामान्य पथ है। क्रेब्स चक्र के मध्यस्थ क्या होता है, जो क्रेब्स चक्र जो होता है उसके मध्यस्थ यौगिक सक्सिनाइल को एंजाइम ए से क्लोरोफिल के पायरोल यौगिक साइटोक्रोम एवं फाइटोक्रोम का निर्माण में भाग लेता है। इस चक्र का जो प्राथमिक ग्राहक है वो ऑक्सिलो एसिटिक अम्ल, एमिनेशन, पिरामिडिन्स एवं एल्केलाइड्स के संश्लेषण में भाग लेता है। इस चक्र में डीकार्बोक्सिलेशन द्वारा CO तथा डिहाइड्रोजिनेशन द्वारा H+ परमाणु युक्त होते हैं। क्रेब्स चक्र के द्वारा देखेंगे तो 24 ATP का संश्लेषण संभव बनाया जाता है, जिसका विवरण किस प्रकार है देखते हैं। ऑक्सीकृत होने वाले पदार्थ है जो आइसोसेट्रिक अम्ल, अल्फा कीटोग्लूटेमिक अम्ल, सक्सिनाइल कोएंजाइम, सक्सिनिक अम्ल और मैलिक अम्ल। ऑक्सीकरण के पश्चात जो यौगिक बनते हैं उनको क्या क्या बोलते हैं, ऑक्जेलो सक्सिनिक अम्ल, सक्सिनाइल कोएंजाइम, सक्सिनिक अम्ल, फ्यूमेरिक अम्ल। और देखो ऑक्सीकृत करने वाले जो पदार्थ है यह होता है जो है वो उसका नाम दिया है। फिर ऑक्सीकरण के पश्चात कौन कौन से यौगिक बनते हैं उसका नाम दिया है। हाइड्रोजन ग्राहक क्या क्या होते हैं, NAD, DGDP, FAD और NAD। इसमें सब में क्या होता है, देखो 2 में क्या होगा, 3 चरण जो होंगे उसमें 6 ATP निकलता है और 2 जो होंगे उसमें एक में 2 निकलेगा, एक में 4 निकलेगा। ये ठीक है, कुल ATP कितने होंगे, 24। ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन एवं इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र। ऑक्सीडेटिव जो फास्फोरिलेशन होता है या फिर इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर उनके आंतरिक भित्ति से संबंध से स्थापित होते हैं। ठीक है, श्वसन के ग्लाइकोलिसिस पायरुविक अम्ल जो होता है वो ऑक्सीकरण तथा क्रेब्स चक्र में अनेक स्थलों पर जोड़ी जो होता है हाइड्रोजन परमाणु 2H बाहर निकलते हैं जो कि वियोजित होकर 2 प्रोटॉन एवं 2 इलेक्ट्रॉन का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन का। ये जो 2 प्रोटॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन विभिन्न हाइड्रोजन ग्राहियों जैसे कि NAD, FAD आदि द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं तथा अपचयित होकर NADH एवं FADH में अवकृत हो जाते हैं। श्वसन की जो क्रिया की पूर्णता होती है, जब श्वसन की क्रिया जब पूर्ण होता है तो इन पदार्थों के ऑक्सीकरण के कारण ATP का जो निर्माण होता है तथा ऑक्सीजन से अभिक्रिया पश्चात जल के निर्माण होने में क्या हो जाता है, सन्निहित हो जाता है, उसमें मिल जाता है। जितनी भी क्रियाएं हैं वो विभिन्न चरण के अंतर्गत होकर पूर्ण होती हैं। वियोजित होने वाले 2H जो होते हैं, 2 हाइड्रोजन जो होते हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन में विभिन्न ग्राहकों साइटोक्रोम आदि से होकर त्याग एवं ग्रहण में गुजरते हैं तथा अंत में हाइड्रोजन जो होता है परमाणु एवं इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन द्वारा स्वीकार करके जल में बदल दिए जाते हैं। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, हाइड्रोजन सह इलेक्ट्रॉन अभिगमन या केवल इलेक्ट्रॉन अभिगमन श्रृंखला के नाम से जानी जाती है। इसमें क्या होता है, इसमें जो ऊर्जा निकलती है उसका उपयोग जो होता है ADP या IP के संयोजन से ATP के संश्लेषण में काम आता है, या फिर ADP निकलता है और IP जो होता है उससे क्या होता है, ATP का संश्लेषण होता है। चूंकि ATP का संश्लेषण जो होता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, इसलिए इसको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन की क्रिया कहते हैं। जब तक श्वसन में ग्लूकोज अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण, जो श्वसन का जो अणु है उसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण के पश्चात जो अकृत रूप होता है वो बनने से NADH2 FADH का ऑक्सीकरण होकर ATP के रूप में ऊर्जा प्रदाय अणु का संश्लेषण नहीं हो जाता, तब तक श्वसन पूर्ण नहीं माना जाता, क्योंकि भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण के कारण ऊर्जा विमुक्त होना ही श्वसन की मुख्य क्रिया है। इसकी क्रियाविधि में क्या होता है कि श्वसन इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला या तंत्र में अलग अलग घटक होते हैं या फिर क्रम जो होते हैं वो प्रदर्शित करते हैं। पहला है NAD, दूसरा है FAD, FAM, तीसरा है कोएंजाइम, चौथा है साइटोक्रोम B, फिर साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम C और साइटोक्रोम A, उसके बाद साइटोक्रोम A3 या फिर साइटोक्रोम 23। ये CI और ये 23। क्लियर।
आंतरिक झिल्ली में एटीपी का संश्लेषण किस प्रकार होता है, ये इस प्रकार से दिखाई देता है। जब NADH एवं FADH2 अणु माइटोकॉन्ड्रिया के एक मैट्रिक्स में माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक झिल्ली की ओर गति करता है ना। जब NADH का जो अणु होता है और एवं FADH2 का जो अणु होता है वो क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में या माइटोकॉन्ड्रिया का जो आंतरिक झिल्ली होता है उसमें क्या करता है, गति करता है। तो 2H+ एवं 25 माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक झिल्ली के क्रमशः NAD तथा FAD के द्वारा ग्रहण कर लेते हैं और जो अवकृत NAD और FAD जो होता है उसको आंतरिक झिल्ली ग्रहण करता है और ग्रहण करने के पश्चात क्या करता है, FADH और NADH का निर्माण करता है। NADH तथा FADH जो होता है वो विघटित होता है, टूटता है और 2H++ 2 इलेक्ट्रॉन के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक झिल्ली में क्या हो जाता है, विमुक्त हो जाता है, आंतरिक झिल्ली में छोड़ देते हैं। इलेक्ट्रॉन उच्च विभव दबाव के कारण क्या करता है, श्रृंखला साइटोक्रोम श्रृंखला में ढकेल दिया जाता है। जो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से विमुक्त हुआ है NADH और FADH से, तो जो इलेक्ट्रॉन मुक्त हुआ है वो क्या होता है, उसका जो इलेक्ट्रॉन का उच्च विभव होता है और दबाव जब पड़ता है तो क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन को श्रृंखला में ढकेल देता है। किसकी श्रृंखला में, साइटोक्रोम की। उसके बाद NAD तथा FAD के बीच क्या होता है, विभवांतर के कारण जो निकली ऊर्जा होती है उसके फलस्वरूप एक ATP अणु ADP + IP का संश्लेषण होता है। 4 नंबर है, H+ परमाणु स्वतंत्र रूप से गतिशील करते हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम श्रृंखला के विभिन्न क्रमों से होकर गुजरते हैं। जो H+ का परमाणु जो स्वतंत्र रूप से क्या होता है, गतिशील होता है, वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन में जब साइटोक्रोम श्रृंखला के विभिन्न क्रम होता है उसमें जब गुजरता है तो इससे साइटोक्रोम श्रृंखला के अंत पर ऑक्सीजन जो होता है वो अणु के कारण इलेक्ट्रॉन के प्रति खिंचाव उत्पन्न करता है। इलेक्ट्रॉन द्वारा एक वाहक, जब इलेक्ट्रॉन वाहक के रूप में एक जगह से दूसरे वाहक के बीच में जो गति होती है उससे क्या हो जाए, ऊर्जा का निर्माण होता है। जो इलेक्ट्रॉन दाता एवं इलेक्ट्रॉन ग्राहक के बीच विभवांतर से के बराबर होती है। यह श्वसन की क्रिया में इलेक्ट्रॉन एवं हाइड्रोजन स्थानांतरण क्रम तथा ATP का संश्लेषण जो प्रोसेस हम लोगों ने पढ़े उसी प्रकार से है। इसका 6वां चरण है, इसमें क्या होता है कि इसके अधिक मात्रा ऊर्जा में उत्पन्न होती है जो कि ATP संश्लेषण के लिए पर्याप्त होती है। जो चरण होते हैं जितने भी प्रोसेस हुए उसमें क्या होता है कि जो ऊर्जा का मात्रा होता है वो उत्पन्न होता है जिससे क्या होता है, ATP संश्लेषण के लिए पर्याप्त होती है। ATP के संश्लेषण को संभव बनाती है। ATP के संश्लेषण जो होता है NAD तथा FAD के बीच साइटोक्रोम एवं साइटोक्रोम B और साइटोक्रोम C के बीच तथा साइटोक्रोम A तथा साइटोक्रोम A3 के बीच होता है। 7वां चरण है कि जो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम है उसकी उपस्थिति में क्या होता है, साइटोक्रोम ऑक्सीकृत हो जाता है और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं स्वतंत्र हो जाते हैं। साइटोक्रोम का ऑक्सीकरण मतलब विघटन हुआ, विघटन होने से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन मुक्त हुआ और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो स्वतंत्र हो जाते हैं। स्वतंत्र होने वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी समय H तथा ऑक्सीजन के पास आते हैं तथा तीनों मिलकर क्या करते हैं, जल के अणु का निर्माण करते हैं। इलेक्ट्रॉन श्रृंखला पथ में इलेक्ट्रॉन अभिगमन जो होता है वो एक अणु के NADH पथ से तथा 3 ATP के अणु एक अणु FADH पथ से तथा 2 अणु जो होते हैं बनते हैं। बाकी जो होते हैं फिर है दूसरा कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, रासायनिक परासरणीय परिकल्पना। इसको लेकर इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र को लेकर एक परिकल्पना प्रस्तुत की गई है, रासायनिक परासरणीय परिकल्पना, कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। इसमें क्या होता है, जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होता है उसकी नई अवधारणा के रूप में इसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इस परिकल्पना के अनुसार जो ATP का संश्लेषण होता है, ATP का निर्माण होता है, उसमें से प्रोटॉन का जो सांद्रण है वो विकसित होना जिम्मेदार होता है। ठीक है, प्रोटॉन का जो सांद्रण होता है उससे विकसित होना जिम्मेदार होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन अभिगमन श्रृंखला के सक्रिय होने से उत्पन्न होता है। क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन अभिगमन का श्रृंखला जो है उसका सक्रिय होने से उत्पन्न होता है। ATP के संश्लेषण के लिए विशिष्ट एंजाइम ATP सिंथेटेज या ATP सिंथेसिस FOF युग्मीकरण के द्वारा के योगदान होता है। यह माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्ली में उपस्थित होकर क्या करता है, ADP एवं IP के युग्मन से ATP का संश्लेषण करता है। ठीक, फिर मिचेल के अनुसार जो इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र है, जो ऑक्सी अपचयन होता है और ATP में संश्लेषण जो होता है वो सदिशात्मक होता है, एक दिशा में होता है, वेक्टोरियल होता है। यह प्रक्रिया जिन झिल्लियों में संपादित होता है उसको युग्मी झिल्ली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कपलिंग मेम्ब्रेन कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार NADH तथा FADH के सबसे एंड में क्या होता है कि NADH तथा FADH2 जो होता है उसके 2 प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वियोजन के समय अभिचक्र के अंतिम चरण में ऑक्सीकरण के रूप में निकलते हैं। ठीक, और इससे क्या होता है, प्रोटॉन का निर्माण होता है और माइटोकॉन्ड्रिया कला के आंतरिक सतह पर
लेकिन बाहरी सतह की ओर स्थानांतरित कर देता है। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं या फिर जो प्रोटॉन मुक्त होते हैं उसको क्या कहते हैं, वो सारे प्रोसेस तो माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्ली के अंदर होते हैं, लेकिन इसको बाद में बाहर कर दिया जाता है। ठीक है, प्रोटॉन सांद्रता के कारण बाहर एवं आंतरिक सतह के बीच प्रोटॉन सांद्रण प्रवणता स्थापित होने के कारण उत्पन्न होने वाली विद्युत रासायनिक ऊर्जा जो है वो एडीपी और आईपी के संयुग्मन से एटीपी का संश्लेषण होता है। क्रेब्स चक्र जो होता है उसके दौरान जो अवकृत NADH और FADH होता है, जब क्रेब्स साइकिल चलता है तो NADH होता है और FADH होता है। तो इस समय क्या होता है, जब वो क्रेब्स साइकिल चलता है तो ये माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्ली के संपर्क में होता है। इससे क्या होता है, इससे आसानी से इलेक्ट्रॉन का अभिगमन आसानी से हो जाता है और एटीपी का संश्लेषण भी हो जाता है। लेकिन जो ग्लाइकोलिसिस के क्रम में बनने वाले NADH के 2 अणु हैं वो पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं के एसिटिल कोएंजाइम के निर्माण के क्रम में उत्पन्न होने वाले 2 NADH या कोशिका द्रव में स्थित होते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया की भित्ति NADH2 अणु के लिए अपारगम्य होती है। अतः ये माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश हेतु मैलेट एस्पार्टेट शटल के द्वारा या ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल द्वारा स्थानांतरित होते हैं। फिर है नेक्स्ट आपका मैलेट एस्पार्टेट शटल द्वारा स्थानांतरण। इलेक्ट्रॉन का जो स्थानांतरण होता है वो इसका एक परिकल्पना और बताया गया है, मैलेट एस्पार्टेट शटल। इसमें क्या होता है कि कोशिका द्रव्य में उपस्थित जो NADH के अणु जो होते हैं उसके ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल जो होते हैं वो 2 H+ अणुओं को ग्रहण कर मैलिक अम्ल में बदल जाता है। क्या होता है, 2 अणुओं को ग्रहण करता है और मैलिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। मैलिक अम्ल जो होते हैं उसके प्रति जो माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्ली होती है वो पारगम्य होती है। मैलिक अम्ल से क्या होता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्ली पारगम्य होती है या माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्लियों से होता हुआ माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में पहुंच जाता है। ठीक, मैलिक अम्ल वहां मैलेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में 2 H अणुओं को वहां से स्थित NAD के अवकरण हेतु प्रस्तुत कर देता है, जिससे मैलिक अम्ल का क्या होता है, पुनः फिर से क्या होता है, ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल में बदल जाता है। जो मैलिक अम्ल होता है उसका फिर से क्या होता है, चेंज होता है और ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल में चेंज हो जाता है। या जो ऑक्जेलिक अम्ल जो होता है वो एमिनो ट्रांसफरेज एंजाइम की उपस्थिति में एमिनेशन के फलस्वरूप एस्पार्टिक अम्ल में चेंज हो जाता है मैलिक अम्ल जो होता है। फिर यह जो एस्पार्टिक अम्ल जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से, एस्पार्टिक अम्ल जो होगा वो क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रियल जो मैट्रिक्स होता है उसे माइटोकॉन्ड्रिया के बाहरी झिल्ली से होकर बाहर निकल जाता है। इस सटल प्रक्रिया के फलस्वरूप पहुंचने वालों को 2H+ से उत्पन्न होने वाला NADH अंततः इलेक्ट्रॉन अभिगमन पथ के फलस्वरूप एटीपी संश्लेषण तथा HO के उत्पन्न होने का संभव बनाता है। यह प्रणाली जो होता है हृदय, यकृत एवं किडनी की कोशिकाओं में संचालित होता है। ये प्रणाली जो हम लोगों ने पढ़ा वो इस प्रकार से कार्य करता है। फिर एक ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल। इसमें क्या होता है कि NADH का जो अणु होता है वो कोशिका द्रव्य से माइटोकॉन्ड्रिया में स्थानांतरित होता है। इसमें यूकोरियोटिक कोशिकाओं में डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट अणु के द्वारा अवकृत होता है, ग्लिसरॉल फॉस्फेट में चेंज हो जाता है तथा माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली तक पहुंचता है। ये क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली तक पहुंचता है। यहाँ तक जो ग्लिसरॉल फॉस्फेट है वो डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के द्वारा FAD को एंजाइम या FADH में अवकृत कर स्वयं को डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में बदल जाता है, जो कि आंतरिक सतह से वापस पुनः कोशिका द्रव्य में चला जाता है। FAD द्वारा 2HT के ग्रहण की स्थिति में 2 ATP 2 NADH शटल के संदर्भ में श्वसन क्रम में कम उत्पन्न होता है, अर्थात इस स्थिति में 36 ATP ही जो होती है वो टोटल जो इस क्रिया में क्या होगा, 36 ATP का संश्लेषण होना, मतलब 36 ATP प्राप्त होता है। किसमें, ऑक्सी श्वसन में। प्रायः सभी यूकेरियोटिक कोशिकाओं में यह तंत्र जो है वो कार्य करता है। ऑक्सीश्वसन में मुक्त जो है ऊर्जा का आकलन, जो ऑक्सीश्वसन की क्रिया होती है उसमें कितनी ऊर्जा मुक्त होती है उसका कैसे हम लोग मेजरमेंट करेंगे। तो इसमें क्या होता है, जो ग्लूकोज के अणु होते हैं उनका पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप क्या होता है, 38। जो ग्लूकोज का पूर्ण जब ऑक्सीकरण होता है तो उससे कितने ATP के अणु बनते हैं, 38। तो बनने का क्रम कैसा होता है कि ग्लाइकोलिसिस के कारण संश्लेषित जो होता है उसमें पहले ATP का 2 प्रत्यक्ष होगा और 6 जो होगा 2 NADPH2 के रूप में होगा। तो टोटल कितना हो गया, 8। फिर पायरुविक अम्ल से एसिटाइल को एंजाइम के निर्माण के कारण संश्लेषण में कितना होता है, 6 एंजाइम। और क्रेब्स चक्र के तहत बनने वाले जो ATP होते हैं उसमें कितना हो गया, 24। तो तीनों का अगर टोटल करते हैं तो कुल तीनों प्रोसेस में क्या होगा, 38 ATP का संश्लेषण होता है।
एटीपी का संश्लेषण जो होता है वो सिंथेटेज एंजाइम की उपस्थिति में ऊर्जा के कारण एडीपी और कार्बनिक फास्फेट आईपी के बीच अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है। यह जो श्वसन ऑक्सीकरण के सभी पद एक समान साथ संपन्न हो जाते हैं तो इससे क्या होता है, ऊर्जा उष्मा के रूप में उत्पन्न होगा कि कोशिका ही भस्म हो जाएगी। यह क्रिया श्वसन की क्रिया कई पदों में होती है तथा निर्मुक्त ऊर्जा एटीपी के फास्फेट बंधों के रूप में रासायनिक बंध द्वारा संचित कर ली जाती है। इसके अपघटन के फलस्वरूप मुक्त ऊर्जा ही जैविक क्रियाओं के संपादन में उपयोग की जाती है। एटीपी का आवश्यकता पड़ने पर, जब एटीपी का आवश्यकता होता है तो ऊर्जा के प्रदाता स्वरूप को देखते हुए उसे जैविकीय ड्राफ्ट या जैविकीय चेक, बायोलॉजिकल चेक या जैविक मुद्रा कहा जाता है। एटीपी कोशिकीय ऊर्जा उत्पादक तथा ऊर्जा ग्रहण अभिक्रियाओं के मध्य सेतु की तरह कार्य करता है। ऑक्सीश्वसन की दक्षता, जब एटीपी के एक अणु का जल अपघटन होता है, जब एटीपी का एक अणु जो होता है उसका जब जल अपघटन की क्रिया होती है तब अंतिम फास्फेट समूह जो होता है, जब सबसे अंतिम फास्फेट समूह होगा वो जल अपघटन से लगभग 8150 किलो कैलोरी ऊर्जा विमुक्त करती है। इस प्रकार 38 एटीपी के जल अपघटन से कुल 3,97,700 कैलोरी ऊर्जा जो होती है प्राप्त होती है, चूँकि ग्लूकोज के अणु से क्या होता है 6,86,000 कैलोरी ऊर्जा मुक्त हो जाती है। ये 45% दक्ष होती है। इसमें क्या होता है कि सभी प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होते हैं वो ग्लाइकोलिसिस से NADH+ और के लिए सटल तंत्र क्रियाशील नहीं होता है, अतः सभी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में ऑक्सीश्वसन के फलस्वरूप 38 एटीपी के अणु ही बनते हैं। हृदय, वृक्क तथा यकृत जैसी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में मैलेट एस्पार्टेट सटल तंत्र ग्लाइकोलिसिस NADH+H+ के अणुओं के यातायात के लिए जिम्मेदार होते हैं तथा इस तंत्र के पहुंचने वाले एक NADH से 3 एटीपी के अणु बनते हैं। अतः ऐसे यूकैरियोटिक कोशिकाओं में भी एक ग्लूकोज से 38 एटीपी प्राप्त होता है, लेकिन सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ग्लाइकोलिसिस से NADH+H+ अणुओं की यातायात के लिए ग्लिसरॉल फॉस्फेट का तंत्र कार्य करता है, जिसके कारण NADH+ अणु के इलेक्ट्रॉन यातायात तंत्र के द्वारा द्वितीय कॉम्प्लेक्स में ग्रहण कर लिए जाते हैं, जिसके कारण NADH तथा H+ के से 2 एटीपी ही प्राप्त होते हैं। अतः इस स्थिति में ग्लाइकोलिसिस से 2 एटीपी प्रत्यक्ष तथा 4 एटीपी जो होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से अर्थात 6 एटीपी प्राप्त होते हैं। इस दृष्टि से देखें तो लगभग सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जो ऑक्सीश्वसन के क्रम में एक ग्लूकोज अणु 36 एटीपी ही प्राप्त होते हैं। अतः यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ऑक्सीश्वसन के क्रम में होने वाली एटीपी के संश्लेषण की गणना कैसे करेंगे हम लोग, इस प्रकार से। सबस्ट्रेट स्तर पर देखेंगे तो 4 एटीपी का निर्माण होता है। इलेक्ट्रॉन संवहन तंत्र में देखेंगे तो 4 या 6 एटीपी का निर्माण होता है। ग्लाइकोलिसिस में देखेंगे तो 2 एटीपी, तो कुल मिला के या तो 6 एटीपी बनेगा या तो फिर 8 एटीपी का निर्माण होता है। फिर है नेक्स्ट आपका लिंक अभिक्रिया या पाइरुवेट डिकार्बोक्सिलेशन अभिक्रिया में क्या होता है, इसमें 2 NADH2 के अणु जो होते हैं इलेक्ट्रॉन संवहन तंत्र द्वारा 6 इलेक्ट्रॉन का निर्माण करते हैं, 6 एटीपी का निर्माण करते हैं। ठीक है, सबस्ट्रेट स्तर पर। और उसके बाद क्या होता है, संवहन तंत्र में क्या होता है 18 इलेक्ट्रॉन का निर्माण होता है, अर्थात 18 और 6 कितना हो गया 24 एटीपी का जो निर्माण होता है ऑक्सीश्वसन में होता है। एक फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट से एटीपी का निर्माण 40 एटीपी तथा एक पायरुविक अम्ल से एटीपी का निर्माण जो होता है 15 एटीपी होता है। एक एसिटाइल को एंजाइम से एक बार में क्रेब्स चक्र के संचालन में एटीपी का निर्माण जो होता है होगा। फिर नेक्स्ट है आपका अवायवीय श्वसन। पहले तो बात करते हैं वायवीय श्वसन की, अब बात करते हैं अवायवीय श्वसन में। इसमें क्या होता है, इसका पहला जो श्रेय है उसको कॉस्टिकेव नामक वैज्ञानिक को जाता है। इसमें क्या होता है, जल तांत्रिक पौधे की जड़, जल में रहने वाले जो जड़ होते हैं उस पर कृमियों जैसे एस्केरिस, टीनिया, जंतु पेशियां तथा कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं उसमें पाया जाता है। यह कोशिका के अंदर ऑक्सीजन के उपयोग के बिना ही कार्बनिक यौगिकों को एंजाइमों के द्वारा क्या करता है, आंशिक विखंडन करता है और जिससे ऊर्जा का कुछ भाग भी मुक्त हो पाता है। अवायवीय अर्थात अनऑक्सीश्वसन की प्रक्रिया जो होती है उसमें ग्लाइकोलिसिस से ही होता है, लेकिन इस क्रम में हेक्सोशर्करा से पायरुविक अम्ल के 2 अणु बनते हैं, साथ ही 2 एटीपी और 2 NADH अणुओं की प्राप्ति होती है। तो सबसे पहले क्या होता है, एथिल अल्कोहल का निर्माण होता है। तो अनऑक्सीश्वसन में क्या होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो पायरुविक अम्ल होता है पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम द्वारा एसिटिल्डिहाइड में बदल जाता है एवं CO2 मुक्त करता है। इस प्रक्रिया को डिकार्बोक्सिलेज कहते हैं।
एसिटिल्डिहाइड जो होता है वो NADH से क्रिया करके एथिल अल्कोहल में बदल जाता है। इस क्रिया में अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज नामक एंजाइम भाग लेता है। कौन सा एंजाइम भाग लेता है? अल्कोहल डिहाइड्रोलेज एंजाइम। इसे पूर्णता में निम्न समीकरण द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है इस प्रकार से। एनर्जी कितना मुक्त होता है? तो 52 किलो कैलोरी एनर्जी मुक्त होता है। फिर है लैक्टिक अम्ल का बनना। लैक्टिक अम्ल जो होता है इसमें साधारणतः पौधा या ईस्ट में होता है। लैक्टिक अम्ल का निर्माण किसमें होता है? पौधे या ईस्ट में। प्राणियों की पेशियों तथा जीवाणुओं में भी ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करता है? पायरुविक अम्ल जो होता है NADH की सहायता से, NADH2 की सहायता से क्या करता है? लैक्टिक अम्ल में निम्नीकृत हो जाता है। अनऑक्सी श्वसन की दक्षता। अनऑक्सीकृत श्वसन में क्या होता है? ग्लूकोज का जो एक अणु होता है वो जैव नियंत्रित ऑक्सीकरण में मात्र 2 ATP की प्राप्ति होती है, अतः इसकी दक्षता जो होती है वो इस प्रकार से होगी। कितनी प्रतिशत होगी? 29.2%। अनऑक्सी श्वसन का सारांश इस प्रकार होगा, ग्लूकोज से एथिल अल्कोहल का निर्माण। कोई जो जीव होता है केवल अनऑक्सी श्वसन प्रदर्शित करता है, जो इससे क्या होता है? उसकी ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए जो ग्लाइकोलिसिस का जो चक्र होता है वो बहुत तेजी से होता है, जिससे ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी ATP का निर्माण जो होता है उससे ऊर्जा की उपलब्धता बनी रहे। और ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है? उच्च उपलब्धता को सुनिश्चित करने हेतु अत्यधिक ग्लाइकोलिसिस का संपादित होना पार्श्व प्रभाव कहलाता है। श्वसन का महत्व। जीवों में श्वसन का जो महत्व होता है उसके कारण क्या होता है? श्वसन की प्रक्रिया में ऊर्जा विमुक्त करने से प्रक्रिया है, जिससे ऊर्जा का उपयोग पादप जीव जो है अपने आवश्यक उपापचय क्रियाओं में करता है। श्वसन के क्रम में अघुलनशील जो भोज्य पदार्थ होते हैं विलेय प्रकारों में परिवर्तित हो जाते हैं। श्वसन में होने वाली ऊर्जा का जो नियम है वो सभी क्रियाओं के अनुसार होता है। श्वसन के विभिन्न प्रक्रियाओं तथा ग्लाइकोलिसिस क्रेब्स चक्र के मध्यवर्ती जो उत्पाद होते हैं एसिटिल को एंजाइम, कीटोग्लूटेरिक अम्ल, ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल आदि में क्या करते हैं? उपापचयिक पथ में उपयोग किया जाता है तथा उपापचयिक पूल का निर्माण करते हैं। श्वसन से विनिर्मुक्त होने वाला CO2 पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु उपयोग किया जाता है। यह प्रक्रिया विभाजनरत ऊतकों को विभाजनशील बनाए रखने हेतु आवश्यक ऊर्जा में क्या करता है? सप्लाई बनाए रखता है। श्वसन का क्रेब्स चक्र जो है वसीय अम्लों, प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण के लिए सामान्य परिपथ का कार्य करता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका श्वसन के बाद किण्वन। ठीक है, यह कोशिका के बाहर अनऑक्सी श्वसन की तरह ही प्रक्रिया, यह कोशिका के बाहर होता है और जो अनऑक्सी श्वसन होता है उसी टाइप का ही प्रक्रिया है, जिसमें कोशिकाएं जो होती है वो एंजाइमों के बाहर की ओर स्रावित होने के कारण संपन्न होती है। इसमें भी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है और शर्करा का पूर्ण ऑक्सीकरण जो होता है वो एथिल अल्कोहल या कार्बनिक अम्ल के रूप में होता है। यह प्रक्रिया जो है वो कोशिका के बाहर स्थित बाह्य विलयन में एंजाइम की क्रियाशीलता के कारण हो पाती है। जब एंजाइम क्रिया एक्टिवेटेड स्टेज में होता है तब होता है। इसकी प्रक्रिया में क्या होता है कि ग्लूकोज के अपूर्ण ऑक्सीकरण की प्रक्रिया, इसमें ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। इसके कारण बनने वाले जो अन्य उत्पाद के आधार पर इसको अलग अलग समूहों में बांटते हैं। पहला है अल्कोहलिक किण्वन। इसमें क्या होता है? यह सबसे सरल किण्वन का प्रकार होता है। इस प्रक्रिया में बाह्य विलयन में उपस्थित जो ग्लूकोज है उसका अपूर्ण विघटन होता है, जैसे एथिल अल्कोहल तथा CO2 का निर्माण जो होता है उसके साथ साथ ऊर्जा की मुक्ति होती है। यह प्रक्रिया जो ये ईस्ट या कुछ अन्य सूक्ष्म जीवों द्वारा स्रावित किए जाते हैं, जाइमेज कॉम्प्लेक्स के साथ होता है। ठीक है, अल्कोहलिक किण्वन की जो क्रिया होती है निर्बाध चलती रहती है, क्योंकि शर्करा विलयन में अल्कोहल की जो मात्रा होती है 12 से 15% तक हो जाने पर इष्ट कोशिकाओं की वृद्धि रुक जाती है और ये मर जाते हैं। दूसरा है लैक्टिक अम्ल किण्वन। किण्वन का यह प्रकार बाह्य स्वरूप में उपस्थित जो शर्करा होता है उसके विलयन में लैक्टिक अम्ल के अपूर्ण ऑक्सीकरण के कारण होता है। इस क्रिया में क्या होता है कि किण्वन दो जीवाणुओं बैक्टीरियम लैक्टिक एसिडी एवं बैक्टीरियम एसिडी लैक्टी की उपस्थिति तथा इनके द्वारा स्रावित होने वाले एंजाइम की क्रियाशीलता के कारण संभव होता है। इस प्रकार का जो किण्वन होता है वो दुग्ध शर्करा की स्थिति में देखने को लिए मिलता है। इसका रिएक्शन इस प्रकार है। इसमें क्या होता है? बैक्टीरियम लैक्टी एसिडी की सक्रियता जब होती है एक्टिवेटेड स्थिति में तो ग्लूकोज से क्या बनता है? लैक्टिक एसिड तथा एथिल अल्कोहल का निर्माण होता है, उसके साथ CO2 का भी निर्माण होता है और ऊर्जा विमुक्त होती है। फिर है ब्यूटायरिक अम्ल किण्वन। यह किण्वन जो होता है वो क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटारिकम एवं बैसिलस ब्यूटारिकस की सक्रियता से संभव होता है। यह प्रक्रिया जो सड़ है मक्खन होता है ना, जो मक्खन जो बर्नर सड़ते रहता है उसमें देखने को मिलता है। ये इस नाम के कारण इसमें किण्वन में ग्लूकोज या लैक्टिक अम्ल के अपूर्ण विघटन से अंतिम उत्पाद के रूप में क्या बनता है? ब्यूटायरिक एसिड का निर्माण होता है।
फिर है एसिटिक अम्ल किण्वन। एसिटिक अम्ल किण्वन में क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है उसका रूपांतरण एसिटिक अम्ल के रूप में होता है, तो उसको क्या होता है, एसिटिक अम्ल किण्वन कहते हैं, ठीक है। और इसमें CO2 का भी निर्माण होता है और ऊर्जा मुक्त होती है। किण्वन का महत्व, किण्वन का क्या महत्व होता है कि एल्कोहलिक किण्वन का उपयोग औद्योगिक स्तर पर करते हैं, जैसे कि बियर, विस्की और शराब के निर्माण में, है ना। इसमें क्या होता है, जो CO2 बनता है, जो CO2 का निर्माण होता है, उसको बेकिंग उद्योग में स्लाइस ब्रेड बनाने को, स्पंजी बनाने के लिए किया जाता है। जो सिरका होता है वो क्या होता है, अचार, सलाद तथा अनेक खाद्य सामग्रियों के निर्माण में उपयोग में किया जाता है। किण्वन के कारण क्या होता है, चाय की पत्ती तथा जो तंबाकू होते हैं उसमें स्पेशल एरोमा, सुगंध जो होता है उसको पैदा करता है। किण्वन के कारण सरणशील सामग्रियों का विघटन सरल यौगिक गैसों तत्वों में होता है। किण्वन एवं अनऑक्सी श्वसन में अंतर क्या होता है कि जो ग्लाइकोलिसिस तथा किण्वन में अंतर। ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, ऑक्सी और अनऑक्सी दोनों प्रकार के श्वसन होते हैं, जबकि किण्वन जो होता है वो अनऑक्सी श्वसन टाइप में होता है। ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, अंतिम उत्पाद पायरुविक अम्ल होता है, जबकि किण्वन में क्या होता है, अंतिम उत्पाद एथाइल अल्कोहल, एसिटिक अल्कोहल या मैलिक अम्ल हो सकता है, ठीक है। ग्लूकोज होता है, इसके प्रत्येक ग्लूकोज के अणु 2 NADH2 के रूप में उत्पन्न होता है। किण्वन जो होता है इसके प्रथम चरण अर्थात ग्लाइकोलिसिस में बनने वाले NADH2 स्वयं का उपयोग कर लेता है। ग्लाइकोलिसिस के क्रम में 2 ATP बनता है, जबकि किण्वन के क्रम में ATP ग्लाइकोलिसिस के बाद उत्पन्न नहीं होता है। ऑक्सी श्वसन एवं किण्वन में अंतर जो है हम लोगों ने पढ़ा है, उसके तहत ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर है नेक्स्ट टॉपिक आपका एम्फीबोलिक पथ। एम्फीबोलिज्म पथ जो है इसमें क्या होता है, उपअपचयात्मक या अपचयात्मक, मेटाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म के साथ साथ संपादित, जब दोनों क्रिया साथ साथ संपादित होते हैं तो उसको कहते हैं एम्फीबोलिज्म, एम्फीबोलिक पथ, एम्फीबोलिक रेखा, ठीक है। एम्फीबोलिज्म का श्रेय जिसको था डेविस नामक वैज्ञानिक को जाता है, जिसमें पादप, उपापचय और अपचय दोनों क्रियाएं होती है, जो श्वसन के विभिन्न मध्यस्थ यौगिकों का लिंकर अणु से, जो श्वसन का विभिन्न मध्यस्थ अणु होता है उसके लिंकर अणु से वसीय अम्ल, प्रोटीन या अनेक अन्य यौगिक का संश्लेषण जो है उसको कैटाबॉलिज्म क्यों निरूपित करते हैं। अगर उदाहरण के रूप में देखेंगे तो क्रेब्स चक्र जो है वो लिंकर अणु के रूप में क्रियाशील अणु एसिटिल को एंजाइम को ले लेते हैं। अगर एसिटिल को एंजाइम को लेंगे तो यह ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल द्वारा अवशोषित किए जाने की स्थिति में क्रेब्स चक्र की अभिक्रियाओं में संलग्न हो जाता है। लेकिन ग्लूकोज का जो कार्बोहाइड्रेट की अनुपस्थिति, जब ग्लूकोज है कार्बोहाइड्रेट की अनुपस्थिति में क्या होता है, वसा में विघटित होता है वसा के रूप में और वसीय अम्ल का निर्माण तथा ग्लिसरॉल बनाता है। जो वसीय अम्ल जो है वो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया से गुजरती है, वसीय जो अम्ल जो है वो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया से जब गुजरती है तो एसिटिल को एंजाइम ए में बदल जाता है। एसिटिल को एंजाइम ए का उपयोग फिर से वसीय अम्ल के संश्लेषण में या कैरोटीनॉइड या टर्पिन स्टेरॉइड ए के संश्लेषण में प्रयुक्त होता है। क्रेब्स चक्र में बनने वाले जो सक्सिनाइल हैं उससे क्लोरोफिल में फाइटोक्रोम, साइटोक्रोम आदि संश्लेषित होते हैं। इसी प्रकार अल्फा कीटोग्लूमेरिक अम्ल से ग्लूटामेट ए नामक अमीनो अम्ल तथा एक्सिलो एसिटिक अम्ल के से एमिनेशन से फलस्वरूप एस्पार्टिक अम्ल नामक अमीनो अम्ल संश्लेषित होते हैं। ये अमीनो अम्ल जो है वो प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेते हैं। क्रेब्स चक्र जो है एम्फीबोलिज्म का एक उदाहरण प्रस्तुत कर सकता है। श्वसन भागफल या श्वसन अनुपात, ये जो 1-2 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं ये भी मस्ट इंपॉर्टेंट है। श्वसन की क्रिया के दौरान जो निष्कासित CO होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड होते हैं, उसकी ग्रहण से तथा ग्रहण की गई ऑक्सीजन की मात्रा के अनुपात को क्या बोलते हैं, जो निष्कासित कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा होता है और जो ग्रहण किया अवशोषित ऑक्सीजन का आयतन होता है उसको श्वसन गुणांक या श्वसन अनुपात कहते हैं, RQ लेवल भी कहते हैं, ठीक है। इसे निम्नानुसार इस प्रकार लिख सकते हैं। श्वसन गुणांक का मान ज्ञात करके श्वसन के क्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं उनकी प्रकृति का पता लगाया जा सकता है। इसका मापन गेनोंग रेस्पायरोमीटर के नाम से किया जाता है। जैसे कि इनको अलग अलग प्रकार से
मेजरमेंट कर सकते हैं। जैसे कि पहला है कार्बोहाइड्रेट का श्वसन गुणांक। अंकुरित गेहूं, जौ, धान, गेहूं पौधे, जितने भी कार्बोहाइड्रेट वाले जो पौधे होते हैं उनमें से प्रचुर मात्रा में जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको RQ मान 1 होता है, क्योंकि ऐसी स्थितियों में उत्सर्जित जो CO2 और O2 का मान होता है वो लगभग बराबर होता है। ठीक है, जैसे कि दोनों का है तो क्या हो गया, ग्लूकोज से क्या बना, ग्लूकोज और O2 का होगा तो CO2 और 6 जल का अणु बनेगा, तो जो 6 इसका क्या हो गया, 6 CO2 का 6 अणु हो गया, और जो निष्कासित CO2 है उसका 6 हो गया, और जो अवशोषित अणु है उसका क्या हो गया 6, तो = 1। वसा, तेल एवं प्रोटीन का श्वसन गुणांक। अंकुरित जितने भी तेल युक्त जो पौधे होते हैं या फिर अंकुरित युक्त बीज होते हैं उनका RQ मान 1 से कम होता है। ये क्या होते हैं, जल में अविलेय होते हैं और इनका जल अपघटन वसीय अम्ल एवं ग्लिसरॉल में होता है। उसके बाद उससे कार्बोहाइड्रेट निर्मित होता है। वसा के कार्बोहाइड्रेट रूपांतरण में केवल ऑक्सीजन ही नहीं लिया जाता बल्कि CO2 का निष्कासन नहीं होता है, अतः निष्कासित CO की मात्रा हमेशा के लिए ऑक्सीजन से कम होती है। इस स्थिति में RQ का मान क्या होता है, 1 से कम होता है, इस प्रकार। ठीक है, इसका इकाई कितना होगा, 0.69 से। प्रोटीन जो है मतलब जितने भी दाल वाले बीज होते हैं उनका RQ कैसा होता है, 0.8 से 0.9 के बीच होगा, है ना, और कम होगा, इससे भी कम हो सकता है। इसमें जो विघटित होने के जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इस पे पश्चात अमोनीकरण की प्रक्रिया से गुजरता है। कार्बनिक अम्ल का RQ जो होगा वो श्वसन माध्यम कार्बनिक अम्ल हो तो RQ का मान जो होता है वो 1 से अधिक होता है। इसलिए होता है क्योंकि कार्बनिक अम्ल जो है ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है और इसे ऑक्सीकृत करने के लिए बहुत कम ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। CO2 का निष्कासन भी अधिक होता है। इस प्रकार से होगा। ये हो गया आपका प्रोटीन का श्वसन गुणांक। मैलिक अम्ल है, इसमें क्या हो गया, देखो ये हो गया 4 और 3 का होगा तो 1.33 से अधिक होगा। ठीक, फिर नेक्स्ट है आपका ये अनऑक्सी श्वसन की स्थिति में RQ जो होता है, अनऑक्सी श्वसन की स्थिति में जो ग्लूकोज का अणु का विघटन होगा CO2 या इथाइल अल्कोहल में होता है, तथा इस क्रम में RQ का मान जो है वो प्रायोगिक रूप से 2 या 1 से अधिक होता है तथा आंकिक दृष्टि से अनंत होता है। जैसे कि देखो ग्लूकोज लिया, इससे इथाइल अल्कोहल का निर्माण हुआ, 2CO2 बना। ठीक, 2 और 0 हो गया तो 2 होगा या 1 से अधिक होगा या फिर। इसके साथ ही ये टॉपिक यहाँ पे समाप्त होता है। आई होप आपको इस लेसन के सारे टॉपिक्स आपको क्लियर हो गए होंगे। इसके साथ ही CG शिक्षा में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।